अगर परिवार वालों को दिक्कत हुई तो पूरा पूर्वांचल दिक्कत में आ जाएगा, लिख के दे रहे हैं। आएंगे और इतनी गोली चलाएंगे कि वो सबको धमकाया उसने तो उसको लगता था कि हम विश्व विजेता हैं, और 5 साल में इसने हिला के रख दिया 1993 से 1998 98 तक। सुन, 4 घंटे की दूरी से हूँ गोरखपुर से मात्र। और लोग कहते हैं कि 5 साल में इसने करीब 87 मर्डर्स हाँ, किए थे। 87 मर्डर्स किए थे, और देखिए बड़े मर्डर किए इसने। 4 घंटे दूरी है, पहुंचूंगा। वीरेंद्र शाही को मारा तब तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कल का लौंडा ये मारेगा वीरेंद्र शाही। घर में से 50 गोली 60 गोली चलाऊंगा ना। फिर कहा घूरता बहुत था तो 5 इधर मारी आंख में, 5 उधर मारी। इतना ब्रूटल मर्डर किया दिन में 11:30। मुख्यमंत्री जी परेशान थे, और कैसे उन्होंने कहा कि भाई मेरे मारने की भी सुपारी ली गई है, और एक यूनिट बनाइए जो सिर्फ उस पर काम करेगी, उसको दूसरा कोई काम दीजिए ही। जितने मंत्री और इतना, और लोग देख रहे हों तब ये ऐसा करता था। इसका माइंडसेट था ये इस तरह का। दरोगा है, सबको समझ आ जाएगा किसका मामला है। और वो एक ही गोली, जब भी उसने खुद गोली चलाई है, एक ही गोली चलाई। वो कहता गोली वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। और इसका ये कहना था मारो कि 200 गोली चलाओ ताकि साला दहशत हो जाए इलाके में। ठीक सुनो, किसी को नहीं पता कि श्री प्रकाश शुक्ला जो इतना दहशत है जिसका, वो आखिर दिखता कैसा है, वो है कौन। अगर परिवार वालों को दिक्कत हुई तो पूरा पूर्वांचल दिक्कत में आ जाएगा, लिख के दे रहे हैं। जिसका शरीर सुनील शेट्टी साहब का है और चेहरा श्री प्रकाश शुक्ला का है। तुम भी अपनी सुरक्षा बढ़ा लो। मरते दम तक यही कोशिश करता रहा कि पता लगा पाए कि फोटो दी किसने थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। स्टोरीज बिहाइंड इंडियाज फाइनेस्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ इस एपिसोड में एक बेहद ही खास शख्स मौजूद हैं, एक ऐसे डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने अपने सर्विस के दौरान बहुत सी चीजें देखी हैं। ही हैज बीन द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बोथ यूपी एसटीएफ एज वेल एज एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिसको हम एटीएस भी कहते हैं। लंबा करियर रहा है और उस लंबे करियर में बहुत से केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं उन्होंने अपने आंख के सामने देखी हैं और बहुत से ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसने यूपी को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाने की दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आईपीएस ऑफिसर के साथ साथ सर बड़े अच्छे ऑथर भी हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। वो श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर एक वर्चस्व लिख चुके हैं और सर अब एक नई किताब, लेटेस्ट किताब जो उनकी है वो अंतहीन है, जो अंडरवर्ल्ड और माफियाज के ऊपर है। आप समझ गए होंगे हम किनकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर राजेश कुमार पांडे जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का और आपके दर्शकों का। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। सर बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आपकी इस नई किताब अंतहीन के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। कैसे प्रेरणा मिली सर ये किताब लिखने की? देखिए ऐसा है ना, मैंने जो पहली किताब वर्चस्व लिखी थी उसमें आप जानते हैं कि एसटीएफ की स्थापना श्री प्रकाश शुक्ला की गैंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको अरेस्ट करने के लिए, पूरे गैंग को समाप्त करने के लिए की गई थी। और फिर उसमें जल्दी हम लोगों को कामयाबी मिल गई, वो पूरा गैंग ख़त्म हुआ। फिर उसका स्वरूप धीरे धीरे बदला, सभी ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि जब एसटीएफ बनी थी 6 महीने के लिए बनी थी केवल 6 महीने के लिए, और केवल श्री प्रकाश के लिए बनी थी। लेकिन जब वो सक्सेस मिलती गई तो अब उस समय केवल एक ऑफिस लखनऊ में हुआ करता था, लखनऊ हेडक्वार्टर था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक छोटा सा ऑफिस नोएडा में था। अब एसटीएफ के ऑफिस सभी जोन हेडक्वार्टर में और सभी रेंज हेडक्वार्टर में है। और एसटीएफ अब हर तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम को डील कर रही है, जैसे साइबर क्राइम को डील कर रही है। इस समय जितने ऑर्गेनाइज माफिया गिरोह गैंग हैं उन पे काम कर रही है। जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें, एसटीएफ बहुत नाम हो गया एसटीएफ का, अपनी नई बिल्डिंग उसकी हो गई। और मैंने जैसा बताया कि सभी जगह प्रदेश के हर कोने में एसटीएफ के दफ्तर भी हो गए। तो उस एक्सपीरियंस के साथ वो मैंने लिखी थी वर्चस्व, कि कैसे एसटीएफ बनी, कैसे श्री प्रकाश का आतंक बढ़ा, कैसे उसको धीरे धीरे करके हम लोगों ने न्यूट्रलाइज़ किया। फिर उसके बाद वो सक्सेसफुल हुई। सभी लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट रखते थे, जो पब्लिक के लोग थे, हमारे पुलिस वाले थे, सामान्य लोग भी थे जिनको उसमें इंटरेस्ट था, तो बहुत सक्सेसफुल हुई। उसकी 1 साल में करीब 8 या 9 उसके एडिशन निकल गए। तो मुझे लगा कि अब एटीएस का भी, चूँकि मैं फाउंडर मेंबर था एंटी टेरर स्क्वाड का, और एटीएस में भी और एसटीएफ में भी, जो उस समय सिर्फ एसटीएफ थी, एटीएस नहीं थी,
तो टेरर वाले जितने काम थे, जैसे अयोध्या पे जो आतंकवादी हमला हुआ था 2005 में, जुलाई अगस्त 2005 में, तो उसमें हम लोग गए थे, सब हमारी टीम गई थी, और जैसे सबको अलग अलग काम दिया गया था, गैंग से बांटा जाता था वहाँ पर, तो उसमें टेररिज्म वाला काम उस समय भी हमको दिया गया था। फिर जब लखनऊ, फैज़ाबाद, इन सब जगह कोर्ट्स में बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, काफ़ी लोग मारे गए, तब एसटीएफ का एटीएस का गठन किया गया। फिर मैं वहाँ शुरुआत से रहा, तो मुझे ये लगा कि ये जो उससे संबंधित चीज़ है, अंडरवर्ल्ड से संबंधित चीज़ है, कैसे अंडरवर्ल्ड के लोग ड्रिफ्ट करके टेररिज्म में चले गए, कैसे अंडरवर्ल्ड के जो बड़े ऑपरेटर थे वो टेररिस्ट की मदद करने लगे। तो अंडरवर्ल्ड का पूरा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ और अब उसमें क्या है। जैसे इसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि 12 मार्च 1993 को जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, इस बात को लेकर कि बाबरी मस्जिद ढाई गई है या उसको शहीद किया गया जैसा वो कहते हैं, तो बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए वो सीरियल ब्लास्ट हुए, तो 250-300 लोग उसमें मारे गए और बड़ी त्राही त्राही हुई, बड़ा हंगामा हुआ। और तब ये आरोप, या सही भी है, तब ये कहा गया कि ये दाऊद इब्राहिम ने कराया। दाऊद इब्राहिम के साथ यानी उसका जो संगठन था उसमें तमाम नॉन मुस्लिम थे, जैसे छोटा राजन भी उनका गैंग मेंबर था, उनके गैंग मेंबर में बबलू श्रीवास्तव भी था, उनके गैंग मेंबर में सुभाष ठाकुर भी था, बंटी पांडे भी था। ये सब जो नॉन मुस्लिम थे, ये धीरे धीरे इनको पहले तो वो बेवकूफ़ बनाता रहा कि नहीं टाइगर मेमन ने कराया है, मैंने नहीं कराया है, और फलाना ठिकाना इस तरह की बातें सफाई में कहता रहा। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को उसके एक्शन से ये तय हो गया कि इसकी साजिश से ही ये हुए थे, और इसके कारण, उसका कारण 92 का जो बाबरी मस्जिद का वो विध्वंस था, वो उसके पीछे का कारण है। तो फिर धीरे धीरे ये लोग अलग होना शुरू हुए। इनका जो शक था वो तब पुख्ता हुआ जब दुबई में थे उस समय ये लोग, जब ये बम ब्लास्ट हुआ था, और वहाँ पर एक शरद शेट्टी इनका फाइनेंस का सब काम दाऊद गिरोह का देखता था। तब सब एक ही थे, छोटा राजन भी और सब लोग सब एक ही थे। तो वहाँ एक मॉडर्न गेस्ट हाउस है शरद शेट्टी का, उसी में लोग बैठते थे, सब बैठे हुए थे। तब तक टीवी पर खबर आने लगी कि मुंबई में ब्लास्ट हुआ। लेकिन इसी बीच दाऊद को फ़ोन पर बधाई संदेश मिलने लगे। सामने ये लोग बैठे थे, इन लोगों को ये नहीं पता कौन सा संदेश आया, वो शुक्रिया शुक्रिया कह रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। तो उसमें छोटा राजन बोल पड़ा कि भाई ना तो आपकी बर्थडे है, ना आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, ना बच्चों की बर्थडे है, ये किस बात का शुक्रिया कर रहे हो, किसको कर रहे हैं। मुँह लगा हुआ था, वो कहता भी था सबसे कि मैं, और अपने गैंग को वो कंपनी कहता था। पहले दाऊद गैंग जब कहा जाता तो कहता नहीं, दिस इज कंपनी, डी कंपनी। आप किसी गैंग को आप देख लें इतिहास में, किसी गैंग को कंपनी नहीं कहा गया। वो खुद को सीईओ कहता था डी कंपनी का, और छोटा राजन को कहता था ये हमारा मैनेजर है, और इसी तरह सबको साथ लेके, क्योंकि दाऊद का भी अस्तित्व एक झगड़े से आया था। जब वहाँ पर जो लोग पहले इस तरह का काम करते थे, जैसे हाजी मस्तान, जैसे वरदराजन मुदलियार, ये सब ये साउथ इंडियंस थे उस ज़माने में। मतलब आज़ादी के बाद 50 और 60 के दशक में मुंबई की चकाचौंध, मुंबई में इतना काम था, इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था कि साउथ से भी लोग भाग के आते थे। अब तो उल्टा हो गया है, अब तो लोग इधर से साउथ जा रहे हैं, लेकिन तब साउथ से लोग भाग के आया करते थे। ये लोग आए, फिर वही जो वहाँ हफ्ता वसूली, ये सब इन्हीं का शुरू किया हुआ है, हाजी मस्तान और इनका। तो ये साउथ से आए थे, और फिर धीरे धीरे इन्होंने लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ पर, पैसे के सभी स्रोतों पर, जितने आपके ये होते हैं हफ्ता वसूली वाले जो केंद्र थे, उन सब पर इन्होंने कब्जा कर लिया। और वहाँ के जो लोकल आदमी थे, मराठा जो थे, जो मराठी भाषा भाषी थे, जो महाराष्ट्र के मूल निवासी थे, उन लोगों को तरह तरह से तंग करने लगे। तभी इनका उदय हुआ शिवसेना बाला साहब ठाकरे का। तो बाला साहब ने एक नारा दिया उस समय, बड़ा भद्दा सा नारा है, लेकिन उन्होंने कहा कि लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। लुंगी उठाओ यानी साउथ इंडियंस, है ना। और ये नारा इतना क्लिक किया
कि पूरे महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एक, उसको पठान गैंग कहते थे, हाजी मस्तान और इन लोगों के, करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार, तो ये पठान गैंग के लोग थे। इनके गैंग को पठान गैंग कहते थे। तो इनका कहना था कि साहब ये यहाँ से भाग जाएं। तो फिर इनको भगाना शुरू किया, आपस में गोलीबारी हुई, बहुत से लोग इधर के उधर के मारे गए। दाऊद ने इसको, क्योंकि दाऊद बड़ा पिटी क्रिमिनल था, चीटिंग का काम, पुराना सोना नया सोना, इस तरह का काम, छोटे मोटे क्राइम करता था। लेकिन जब पठान गैंग से भिड़ी भिड़ा हुई तो अपने इलाके में उसने पठान गैंग वालों को शिकस्त दे दी। तो वो फिर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो यहाँ तक पहुँच गया। तो उसका उदय भी इस तरह से किसी के पतन से हुआ था। किसी के पतन से हुआ था। तो ये पूरा किस्सा उसमें फिर धीरे धीरे मुंबई ब्लास्ट के बाद ये अलग हुए, इसमें हिंदू एलिमेंट अलग हो गया, मुस्लिम एलिमेंट अलग हो गया, इन दोनों की आपस की मार होने लगी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुंबई मुक्त हो गई इन लोगों से, इन दोनों लोगों से। तो वही उसकी जो सिलसिलेवार क्या क्या कैसे हुआ था, जो लोग फिर भी नहीं मान रहे थे, दाऊद को पैसा दे रहे थे, उनकी किडनैपिंग शुरू कराई इन्होंने, नहीं मान रहे थे किसी कीमत पे, वो पैसे के सोर्स बंद कराया। फिर उसने अपने आदमियों से किडनैपिंग शुरू करा दी दाऊद के गैंग वालों ने। तो वो पूरी हिस्ट्री थी। तो वो ये बताने के लिए कि जो पुलिस में भी जो नए लोग हैं, नए लड़के हैं, चाहे जिस रैंक के हों, वो अंडरवर्ल्ड को समझें कि कैसे अंडरवर्ल्ड हुआ, कैसे काम करता है, और फिर उसमें अब क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है सर, आपने लिखा अंतहीन अंडरवर्ल्ड जो केवल रूप बदलता तो है। बहुत इंटरेस्टिंग, और आप सब भी इस किताब को जरूर पढ़िएगा जी। अब सर लौट कर आते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बात जब भारत में क्राइम की होती है और जब संगठित अपराध की होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसको हम कहते हैं, और बाहुबली और माफियाज की बात होती है, तो उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि उसकी बात ना की जाए ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। और खासकर जो 80-90 का दशक रहा है उत्तर प्रदेश का, और उसमें भी सबसे ज्यादा चर्चा जिस माफिया की होती है, सुनकर कई बार हैरानी होती है कि वो सिर्फ 25 साल का था और उसके लिए एसटीएफ बनानी पड़ी। आप समझ रहे होंगे, मैं श्री प्रकाश शुक्ला की बात कर रहा हूँ। तो सर उसकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ममखोरा गांव, गोरखपुर, कई चीजें सर एक क्लियर कर दिएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल इसको लेके। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पिता शिक्षक थे, कुछ लोग कहते हैं कि उसके पिता जो है वो एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर थे। एक्चुअली में वास्तव में क्या थे सर? नहीं, उसके पिताजी एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर थे, एक्स आर्मी मैन थे, और सख्त भी थे ऐसा बताते हैं लोग। और मामखोर बड़ा प्रतिष्ठित गांव है, वहाँ पर शुक्ला लोग ही हैं, बल्कि शुक्ला लोगों की एक प्रजाति ही कही जाती है मामखोर शुक्ला, और अच्छे लोग माने जाते हैं। तो वहाँ से इसने पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इसका मन लगता नहीं था, पहलवानी भी करता था। और धीरे धीरे जैसे उस ज़माने में, देखिए 90 का दशक अगर आप देखें हिस्ट्री उठा के, कि 90 के दशक में ऐसे अपराधी बहुत आसानी से विधानसभा और लोकसभा पहुंच गए। ये वही दशक था जिसमें राजनीति का अपराधीकरण हुआ और अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ। ये दोनों 90 के दशक में हुए। 90 के दशक में देखिए उसके भी दो प्रमुख कारण हैं। अब क्यों नहीं संभव है? उस समय एक तो मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो जो मॉडर्न चीज़ें हैं, नंबर सुन लेना, जीपीएस से लोकेशन निकाल लेना, ये सब कुछ नहीं था। दूसरा, उस समय इलेक्शन बैलेट से होते थे कि आप चले गए, और आपको ध्यान होगा उस समय कि बूथ लूटने की घटनाएं बहुत होती और नेता जो हैं ऐसे छोटे मोटे गुंडों से बैलेट ये बूथ लुटवाते थे। बिल्कुल। और बिहार में ये बहुत प्रचलन में आ गया। बिहार में ये जितने बड़े अब नेता हो गए हैं क्रिमिनल, वो नेताओं के लिए बूथ छापा करते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शहाबुद्दीन है। शहाबुद्दीन थे, बिल्कुल। तो शहाबुद्दीन, उनके साथ उस समय वहाँ लाइन लगी हुई थी। बिल्कुल। और जो नेता होता था वो, जैसे उसने कहा कि भाई इस लड़के को 5 बूथ तुम देखना, 5 तुम देखना, 2 तुम देखना, 4 तुम देखना। बिल्कुल। वहाँ गए, गन कल्चर था ही था, वहाँ सबको हटाया, पूरे बैलेट पेपर ले लिए और सब मोहर मार मार के मोड़ मोड़ के डालते रहे। तो पूरा का पूरा बूथ, वो बूथ कैप्चरिंग जिसे कहते थे, तो वो भी उस समय था। तो इन लोगों के दिमाग में ये आया बाद में कि भाई हम इनके लिए बूथ कैप्चर कर रहे हैं तो हम खुद क्यों ना करें। बिल्कुल। और यही वजह है कि उस समय सारे के सारे शहाबुद्दीन भी उसी का प्रोडक्ट था, अतीक भी उसी का प्रोडक्ट था, मुख्तार भी उसी का प्रोडक्ट था,
इधर यहाँ हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही इसी के प्रोडक्ट थे। बिहार में सूरजभान बिहार में सूरजभान, ये सब इसी के प्रोडक्ट थे कि अपने लोगों से बूथ लुटवाइए। और उसके बाद तो जो नया लड़का था, फेंस सिटर था, उसको ये लगता था कि 10, 20, 50 बंदूकें हो जाएं हमारे पास, 4-6 मर्डर हम कर लें, तो फिर हम जहाँ खड़े होंगे बूथ लुटवा लेंगे, हम नेता बन जाएंगे। यही इसके दिमाग में सवार हो गया शिव प्रकाश के। तो उसके पहले चरण में इसे जैसे वो कहते हैं ना कि अपने वर्चस्व के लिए अपने सामने के लोगों को हटाना शुरू किया। शुरुआत ऐसे हुई कि वहाँ पर पहले केबल ऑपरेटर चला करते थे सबकी जगह, आपके ज़िले में भी थे बिल्कुल, अभी नया बिहार में, और हमारे नया केबल आया था। एक आदमी उसका लाइसेंस और पैसा जमा करता था, फिर उसका जो टीम थी या ग्रुप थी वो तार सब जगह कनेक्ट करती थी और हर घर में केबल का एक कनेक्शन दे देते थे, और 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये तक पर मंथ वो वसूलते थे। एक सेक्शन ये था कि हम नहीं देंगे, जाओ क्या करोगे। तो ऐसे आदमियों से पैसा वसूल करने के लिए गैंग उन्होंने तैयार किए। गैंग का मतलब नए लड़के जो यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले हैं और जो किसी काम के नहीं हैं, कोई दूसरा काम नहीं करते हैं, उनको काम दिया कि इस मोहल्ले का पैसा तुम वसूल लो, इसमें से 10% या 20% तुम ले लेना, इतना बकाया है इतने लोगों का। तो ये जाते थे, गुंडई करते थे और पैसा वसूल के लिए आते थे। मालिक को दिया, इजी मनी थी, 10% उनको मिल गया, उनका भी काम धाम चलने लगा। शिव प्रकाश के मोहल्ले में शिव प्रकाश के यहाँ उस समय एक दुबे ब्रदर्स करके थे जिसको मारा था, वो केबल का ही काम करते थे। पहले उसने टेलीफोन करके धमकाया कि भाई ये इलाका छोड़ दो, यहाँ हम वसूल लेंगे। तो उसने कहा भाई तुम काहे वसूलोगे, हम वसूल लेंगे, हमको लगाया है। तो उसने जो फ्रेंचाइजी है इसका, नहीं माने। तो उसके बाद उन दोनों को मारा, और जितने वहाँ पर ये वसूली वाले ऑपरेटर्स के लिए काम करते थे, केबल ऑपरेटर्स के लिए, उन सबको एक एक करके मारा, और करीब 8 या 9 आदमियों को उस पीरियड में उसने उनका मर्डर किया, और एकदम रातों रात वो, और अपने लड़कों को वो वसूली। लेकिन सर ये तो शायद थाईलैंड से लौटने के बाद की ये सब थाईलैंड से लौटने तो लोग कहते हैं। सर मिर्जापुर देखी आपने? हाँ, मिर्जापुर भी देखी। तो उसमें जो एक डायलॉग था मुन्ना भैया का कि शुरू मजबूरी में किए थे लेकिन मजा आने लगा। तो ये बिल्कुल सही है। तो लोग कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला ने भी शायद मजबूरी में शुरू किया था, उसकी बहन के साथ। मजबूरी की बात तो यूं है कि कॉलेज में इसका झगड़ा हुआ, आपस में लड़कों का झगड़ा हुआ। 2 वर्जन है, एक तो ये है कि उसकी बहन के साथ किसी ने छेड़छाड़ की, और एक वर्जन ये है कि जो 2-4 लोग इसके साथ रहते थे उनको दूसरे वाले गुट ने पीट दिया। बहरहाल वो इसका बदला लेने के लिए उसने दूसरे गुट के एक लड़के का मर्डर कर दिया। घर आया, घर वालों को पता लगा, तो घर वालों, चूँकि नई बात थी उनके लिए, तो घर वालों ने कहा कि नहीं भाई तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं पुलिस, वो लोग भी ताकतवर हैं, पुलिस बहुत तंग है। तो ये थाईलैंड भाग गया। थाईलैंड रहा होगा 6-8 महीने। उसके बाद फिर घर वालों ने इसको यहाँ बुला लिया। इस बीच में उस केस का भी हला भला कर दिया, उस पक्ष से बातचीत कर ली, जैसे भी किया हो उसको निपटा दिया। जब ये वहाँ से आया कि शायद जिस लड़के का मर्डर किया था श्री प्रकाश शुक्ला ने, वो वीरेंद्र शाही गुट का था। हाँ, वो गुट देखिए वहाँ हर जगह। उसके बाद हरिशंकर तिवारी की नज़र पड़ी थी शायद श्री प्रकाश पर, इसको थाईलैंड भगाने में और उस केस को रफा दफा करने में बहुत बड़ा हाथ। देखिए इससे कहानी बहुत है, लेकिन जो फैक्ट है कि इसके कॉलेज के 2 गुटों में झगड़ा हुआ था। एक गुट की तरफ ये था और दूसरा गुट, ऐसा कहते हैं, वीरेंद्र शाही का है। तो एक दिन इसने, जैसे वो कहते हैं ना कि तेजी में आके 20-21 साल 20 साल उम्र थी, इसने उसे गोली मार दी तमंचे से, वो मर गया। इसको ढूंढना शुरू किया गया, ये थाईलैंड भाग गया। कहते तो यही कि घर वालों ने, इसके फादर ने इसको थाईलैंड भगा दिया कि नहीं अभी जेल चले जाओगे, तुम्हारा कैरियर ख़राब हो जाएगा। हम तब तक इसको, फिर इस बीच में उसको ठीक ठाक किया, और ठीक ठाक करने के बाद जब उस केस का इम्पैक्ट उतना कम हुआ तब ये वापस आ गया। तब उस समय ये वापस आ गया, और वापस आने के बाद फिर वही शुरू किया उसने, एक एक करके पहले केबल ऑपरेटर्स को, फिर रेलवे टेंडर्स में कई बार आ चुके थे सूरजभान, लेकिन 2 लोगों के अलावा तीसरा कोई ले नहीं पाता था। या तो हरिशंकर तिवारी लेंगे या वीरेंद्र शाही लेंगे, और लेने के बाद ये कभी मौके पे काम कराने नहीं जाते थे। ये 10% 20% पे वही बिहार के जो लोग आते थे उनको दे देते थे। ये बात सूरजभान को बिल्कुल ख़राब लगी कि भाई, अच्छा उस समय रेलवे मिनिस्टर बिहार के हुआ करते थे,
अमूमन, हाँ चाहे लालू अमूमन प्रसाद यादव हो लालू जाएं, प्रसाद जी हैं, चाहे रामविलास नीतीश कुमार हो पासवान जी जाएं, हैं, रामविलास नीतीश पासवान, कुमार जी बिल्कुल। हैं, एक लंबे समय तक और उस पीरियड में खासकर 90 में वही लोग हुआ करते थे। तो इनका ये मानना था कि हमारा मंत्री, हमारा इलाका, हमको काम कराना है और हम इनको पैसा दे के तब उनसे काम लेते और उन हैं। दिनों शायद गोरखपुर ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर्स हुआ करता अभी था, है, अभी भी है, हाँ अभी भी हेडक्वार्टर हुआ करता हाँ था। ईस्टर्न रेलवे का आगे headquarter। बढ़े उससे पहले हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की जो राइवलरी थी वो नेता बनने के बाद की नहीं थी। गोरखपुर में पहले ठाकुर बनाम ब्राह्मण का और ब्राह्मणों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई बहुत ज्यादा थी। वीरेंद्र शाही ठाकुरों का प्रतिनिधित्व करते थे और हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों का। और गोरखपुर विश्वविद्यालय के दिनों से ही दोनों की राइवलरी आपस में हाँ बढ़ी हाँ रही। और वहाँ ये राइवलरी बहुत पुरानी है। बहुत, और वहां पे तो हॉस्टल्स भी हैं कि जो ठाकुर छात्र हैं वो महाराणा प्रताप हॉस्टल में रहते थे और जो ब्राह्मण छात्र हैं वो परशुराम हॉस्टल में रहते थे। तो वहीं से ये कहानी पूरी शुरू हुई थी। आगे और ये सर देखिए बताएंगे। शिव प्रकाश तो बहुत बाद में आए, लेकिन ये झगड़ा तो बहुत पुराना है गोरखपुर में, बहुत पुराना है पंडित और ठाकुर का। और धीरे धीरे उसमें जो आगे निकले, एक हरिशंकर तिवारी का खेमा हो गया, एक वीरेंद्र शाही का हो गया। अब इन्हीं दो में नीचे ज़मीन पे झगड़ा होता था, मारपीट होती थी, मर्डर हो गया, फिर ये भागा, फिर लौट के आया। तो इसने उस अपना जैसे वो कहते हैं ना कि पैसे के चक्कर में कह लें, वर्चस्व के चक्कर में कह लें, ये केबल ऑपरेटर्स को मार दिया, अपने लोगों को दे दिया। उसके बाद फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखिए आप अगर देखें तो इसके अपराध की कुल उम्र 5 साल थी और 5 साल में इसने हिला के रख दिया, 1993 से 1998 तक। और लोग कहते हैं कि 5 साल में इसने करीब 87 मर्डर्स किए थे। 87 मर्डर्स किए थे। और देखिए बड़े मर्डर किए इसने। बृजबिहारी प्रसाद को पटना में मारा, मंत्री थे वो, मंत्री थे और सेकंड इन कमांड थे लालू यादव की उसमें। सरकार सीबीआई ने किसी मामले में उनको इंडक्ट किया तो वो जाके अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन पूरा तंत्र वो अस्पताल से ही चलाते थे। शाम को लॉन में उनकी कुर्सी लगती थी और पूरा इलाका वहाँ जुटता था और सबसे फ़ोन से अपना बातचीत करके सब और उसी सुनवाई के दौरान शायद उसी सुनवाई के दौरान इसने AK-47 से मारा था। और 1998 की बात है। तो ये मैं कह रहा था कि हिला के रख दिया इसने। वीरेंद्र शाही को मारा तब तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कल का लौंडा ये मारेगा वीरेंद्र शाही को, और इस बुरी तरह से मारा लखनऊ में वीरेंद्र शाही को। फिर एक उसने विवेक श्रीवास्तव को मारा, वो भी वो लाटूश रोड पे उसकी बड़ी भारी मार्केट थी लॉटरी की, उसको मारा। धीरे धीरे करके इसका जो इसका दबाव था वो सब पे पड़ने लगा और जो बड़ा होता था ये उसी को टारगेट करता था ताकि लोग डरें हमसे। और ये भी था इसका कंसेप्ट ये भी था कि लोगों ने पूछा कि जो काम एक गोली में हो जाता है, सिर पे अगर गोली पड़ गई पार हो गई तो वो तो ख़त्म हो गया, तो उसमें 100 गोली मारता था ये, ताकि इतना हाहाकार हो जाए, दहशत, इतनी दहशत हो जाए कि हम अगर किसी को फ़ोन करें 10 लाख रुपए के लिए वो घर दे जाए। इसलिए वीरेंद्र शाही की कहानी से शुरू करते हैं सर, क्योंकि मेरे ख्याल से सूरजभान सिंह के कहने पर वीरेंद्र शाही की हत्या की गई थी, वो टेंडर के लिए, और वो AK-47 का लालच भी दिया था शायद। लालच दिया था। पूरी कहानी ऐसा है ना कि जब बार बार टेंडर में घुस नहीं पा रहे थे सूरजभान, तो गोरखपुर में आके उन्होंने जानकारी करनी शुरू की कि एक लोकल आदमी की ज़रूरत है। हम वहाँ मोकामा से आते हैं और यहाँ पता लगता है इन लोगों ने ले लिया, तो लोकल आदमी चाहे इधर का हो चाहे उधर का, वो हमें चाहिए। उस समय तक ये धीरे धीरे अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुका था वो केबल वालों को, उनको 2-4 और मर्डर्स ने करके इस्टेब्लिश कर लिया था। तो हरिशंकर तिवारी ने ये कहा कि एक लड़का है नया निकलना बढ़िया है और उसके साथ तुम काम करोगे। तो ये चले गए किसी होटल में, इन लोगों से मुलाकात हुई। उसने कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अब आपको ही टेंडर मिलेगा। बोले कैसे मिलेगा, वीरेंद्र शाही हैं। तो उन्होंने कहा वीरेंद्र शाही को हम निपटा देंगे, लेकिन वो 3 दिन साथ में रहा, AK-47 देख के उसी की लालच करता था। तो उसने कह दिया कि हमको AK-47 एक दे दीजिए, हम कर देंगे काम। तो उन्होंने कहा कि तो वीरेंद्र शाही को मार दो, हम तुमको 2 देंगे। बात यहीं से शुरू हुई। फिर अगली बार में वीरेंद्र शाही लेने आए, 3 लोगों ने पीछा करके और AK-47 से गोली चलाई। वो गोरखपुर हाँ बाजार में उससे गोली चलाई। वीरेंद्र शाही बच गए, उनका जो गनर था वो मारा गया। गोलियां 1-2 लगी लेकिन वो बच गए। पैरों में गोलियां लगी थी। सिर उन्होंने सीट के नीचे कर लिया था, पैर ऊपर कर लिया था, पैरों में गोलियां लगी थी। तो इसने कहा कि भैया देखिए अभी तो इसका मुकद्दर है, बच गया ये, AK-47 हमको दे दीजिए।
अगली बार हम फिट कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, मार दोगे 2 ले लेना मुझसे। तो वो इनको ललचा रहा था और ये उस लालच में, ये लालच रहे थे, सनक थी। और फिर तब से इसने फ़ोन पे भी धमकाया, फ़ोन पे भी वीरेंद्र शाही को धमकाया कि तुमको दिवाली के पहले मार देंगे, होली के पहले मार देंगे, जिस तरह से बात। और वो जहाँ जहाँ जाते थे पागलों की तरह पीछा करता था। एक तो इसने किया कि वो गोरखपुर से ट्रेन से चले लखनऊ के लिए, तो इसने साथ साथ एक गाड़ी दौड़ाई, अगले स्टेशन पर लड़के से पूछा अगले, और वीरेंद्र शाही बीच में कहीं उतर गए। अपनी गाड़ी वहाँ मंगा ली थी और वहाँ उससे पहली बार हमला हो चुका था, ये उससे निकल गए। ये वहाँ से चलते चलते लखनऊ आ गया और लखनऊ में रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जो उनका गेट है वहाँ खड़ा रहा, लेकिन नहीं आए। फिर ढूंढना शुरू किया तो पता लगा साहब वो तो निकल गया और वो वहीं है। तो वीवी, इस समय जो वीवीआईपी है, पहले एक वीआईपी गेस्ट हाउस हुआ करता था। तो मीराबाई गेस्ट हाउस है, एक सामने नीचे ढलान की तरफ एक वीआईपी गेस्ट हाउस होता था, और वीवीआईपी तो बाद में खुला उसके बाद। तो वीआईपी गेस्ट हाउस में ऊपर जहाँ से वो ढाल पे गेस्ट हाउस के लिए जाते हैं, वहाँ से खड़े होके आप जो गेट है उसको देख सकते थे कि गेट से कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये था, और सुधीर त्रिपाठी था, 2-3 लोग थे, ये उसी गाड़ी पे बैठ गए, मारुति 800 थी। वहीं से निगाह करते रहे, उतरे नहीं कि ऐसा ना हो उतरने पे कोई पहचान ले। लेकिन इनका ये मुकद्दर ख़राब कि उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई, बुखार हो गया, वो निकला ही नहीं। तो खैर इस तरह से पागलों की तरह पीछा कर रहे थे। फिर इन्फॉर्मेंट लगाया इन्होंने, तब ये पता लगा कि ये इंदिरा नगर में किसी के, क्योंकि जिस महिला मित्र के यहाँ जाते थे वो, तो गाड़ी 2 किलोमीटर पहले खड़ी कर देते थे ताकि ड्राइवर को भी न पता लगे, और फिर वहाँ से पैदल आते थे, उसके यहाँ रहते थे, और फिर उसके बाद तो वीरेंद्र शाही का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हाँ, तो उस दिन भी, जिस दिन मारा गया, तो उस दिन रिज़ल्ट डे था वहीं इंदिरा नगर में, और स्कूल के पास अभिभावक वो सब खड़े हुए, तो उन्हीं में जाके ये खड़ा हो गया। इसको 2 इन्फॉर्मेशन थी कि ये पैदल ही निकलेगा तब मार लेंगे। लेकिन अचानक वो अपनी उस महिला मित्र और एक छोटे बच्चे के साथ वो स्कूल की तरफ गए। स्कूल से थोड़ा आगे एक मकान बिक रहा था, तो इस महिला को वो मकान दिलाने के लिए उसको साथ लेके वहाँ जा रहे थे। बस ये वहीं सबके बीच में खड़ा हुआ था, अभिभावकों के जो जितने आए थे, और स्कूल का नाम अच्छा ही नाम था। तो जैसे ही वो 2 कदम इससे आगे निकला है, पीछे से इन्होंने पिस्टल से गोली मार दी उसको सिर में। वो गिर पड़ा, पॉइंट ब्लैंक मारा था, वो गिर पड़े, मुंह के बल गिरे। महिला मित्र वो लड़का भाग गया। तो जब वो मुंह के बल गिरे तो उसके बाद इसने ऊपर से 4-6 गोलियां मारी, फिर उसके बाद पैर से उसकी बॉडी को सीधा किया। फिर कहा घूरता बहुत था तो 5 इधर मारी आँख में, 5 उधर मांगी। फिर पैदल चल दिया, फिर उसने मैगज़ीन निकाली, मैगज़ीन लगाई, और फिर कहा कि ये साला जो बच जाता है हर बार, तो हार्ट किधर है, बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है, कंफ्यूज था, तो दोनों तरफ 5-5 गोलियां। तो इतना ब्रूटल मर्डर किया दिन में 11:30 बजे, और तकरीबन 100 कुछ गोलियां, 100 के ऊपर 126 गोलियां वीरेंद्र शाही के बॉडी से निकली थी। हाँ, 126 अपर्चर थे उसमें, एक एंट्री एक एग्जिट, 126 थी, इतनी गोलियां मारी थी। और उसके बाद हाहाकार हो गया। फिर तो और इस्टेब्लिश हो गया ये कि ये तो वीरेंद्र शाही को भी मार दिया। फिर बड़े बड़े इससे डरने लगे, तो तमाम इस तरह की। लेकिन हुआ ये कि फिर जब इसका ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया और ये कल्याण सिंह जी की तरफ इसने निगाह की, हालांकि हम लोग ये समझते थे कि ये फर्जी बात है या कहीं सुनी हुई बात है या एसटीएफ के गठन के लिए ऐसा कहा गया है, लेकिन अजय राज शर्मा साहब उस समय हम लोगों के एडीजी थे, और उन्होंने ही, वो पहले एडीजी थे, उन्होंने बना के खड़ी की थी ये एसटीएफ। तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किताब लिखी, बाइटिंग द बुलेट। उसमें इसका पूरा जिक्र किया कि कैसे मुझे बुलाया गया, कैसे मुख्यमंत्री जी परेशान थे, और कैसे उन्होंने कहा कि भाई मेरे मारने की भी सुपारी ली गई है और आपका मैं ट्रांसफ़र ऑर्डर भेज रहा हूँ, आप जब तक वहाँ पहुँचेंगे आप यहाँ आ जाइए, आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज लीजिए और एक यूनिट बनाइए जो सिर्फ उस पर काम करेगी, उसको दूसरा कोई काम दीजिए ही मत। तब फिर आके उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया, क्योंकि हम लोग जूझ ही रहे थे इससे। वहाँ दिलीप होटल में फायरिंग हो चुकी थी,
भानु मिश्रा एक बड़े ठेकेदार थे गोरखपुर के, वो वहाँ पे आए हुए थे, उनका एक भांजा था, 4-5 लोग और थे उसमें। और फिर इसने धुआंधार गोली चलाई, एक भांजा उनका मर गया था उसमें। अच्छा, मुझे लगता है सर कि ये गोरखपुर का वो पहला माफिया रहा होगा जिसके गैंग में ठाकुर और ब्राह्मण दोनों थे। हाँ, क्योंकि इसका एक बहुत घनिष्ठ कोई साथी था जो ठाकुर था, जो ये सारे एक साथ मिलकर अपराध करते थे और वीरेंद्र साई को मारते। अनुज सिंह था, अनुज सिंह था। और अनुज सिंह के फादर सब इंस्पेक्टर थे फैज़ाबाद में ही, और अनुज सिंह सबसे पढ़ा लिखा और सबसे इंटेलिजेंट आदमी था। वो कुछ दिन तक किसी एयरलाइंस में उसने काम भी किया, नौकरी की थी। उसके बाद फिर वही शौक़ होता है ना कि वो बड़े अपराधियों के साथ और चलेंगे, और फिर रौला होगा अपना दुनिया जानेगी कि हम रंगदारी कर रहे हैं। तो वो इसके साथ हो गया, और सारे बड़े मर्डर उस समय के वो सुधीर त्रिपाठी, अनुज सिंह और शिवप्रकाश नहीं किए थे। और सर इनका एक और भी मोडस ऑपरेंडी था कि हमेशा भरे बाजार में सरेआम कत्ल किया करते थे। ताकि मैं बता तो रहा हूँ कि इतनी गोलियां मारते थे, मर तो इनको पता कि वो 2 गोली में मर गया, लेकिन तब भी इतना, और लोग देख रहे हों, तब ये ऐसा करता था कि ताकि इतनी दहशत हो जाए कि फिर हमारा काम, हमारा धंधा आराम से चलने लगे। तो ये इसका माइंडसेट था ये इस तरह का कि। और उसके अलावा मैंने, अब जैसे मुख्तार का ये कहना है कि भाई निशाना इतना सही हो कि एक गोली में काम हो जाए। और वो एक ही गोली, जब भी उसने खुद गोली चलाई है, एक ही गोली चलाई है और सामने वाले को गिरा लिया है। अच्छा, वो निशानेबाज भी था, बड़ा वो भी था। वो कहता गोली वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। और इसका ये कहना था मारो कि 200 गोली चलाओ ताकि साला दहशत हो जाए इलाके में। तो ये सब का अपना अलग अलग है, यही शिवप्रकाश का भी था। सबकी अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग लाइन है, अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है। अब जैसे शिवप्रकाश की एक मोडस ऑपरेंडी थी कि जैसे उसको किसी बड़े व्यापारी को फ़ोन किया कि भाई हमको 10 लाख रुपए दे दो। उसने कहा भैया हमारे पास कहाँ, हम तो घाटे में चल रहे हैं। सब व्यापारी ऐसे ही कहते हैं, हम तो घाटे में चल रहे हैं, हम तो बिक गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो ऐसा करेगा कि यूनिवर्सिटी के किसी लड़के को फ़ोन करेगा जिसके पास बढ़िया मोटरसाइकिल हो और लड़के के पास कोई असलहा ना हो, गाड़ी के पेपर सब सही हों। तो उससे कहता था कि ज़रा फला आदमी है, यहाँ पे रहता है, पता कर लेना और उसकी कुंडली निकालो और शाम तक जो है हमको बताओ, वो उसके सारे ग्रहों की स्थिति बताओ। कहता वो शॉर्टकट में, वो ये लोग चूँकि करते थे इसलिए पैसे के लालच में ये समझ जाते थे। अब ये सवेरे नहा धो के अपना मोटरसाइकिल लेके पहुँच गए। वो पता लगा सुबह 9:30 बजे उतरा और पीले रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहने हुए, चश्मा अलग से लगाए हुए, गाड़ी का नंबर है, गाड़ी में बैठा एक साथ में आदमी और बैठा, बीच में कहीं पान खाया, पान खा के फिर अपनी दुकान पे पहुंचा, ताले को नमस्कार किया, चाबी लगा के खोला, शटर ऊपर किया, फिर वहीं बाहर खड़ा होकर देखता रहेगा। ये आए, वो आए, 2 पुलिस अधिकारी भी आए, सामान खरीदने के लिए कपड़े की दुकान है मान लिया, और फलाना आए, एक नेता भी आए, ये सब देख लेगा। फिर रात में 10 बजे पहुँच के उसको फ़ोन करेगा कि भैया कुंडली निकल आई। क्या निकला? उन्होंने कहा कि ऐसे चला था, इस गाड़ी नंबर से था और गुड्डू की दुकान पे खड़ा होकर पान खाया था, फिर वहाँ से चला था, फिर फलाने मिल गए थे, फिर उसने ऐसे ऐसे खोला, चपरासी था उसका, नीले रंग की शर्ट पहने हुए था, चाबी उसने निकाल के दिए, तो 2 चाबियाँ होती हैं, एक वो खोलता है फिर दूसरा वो खोलता है। इस तरह से पूरा डिटेल जब पूरा डिटेल उसको बता दिया तो उसने उस व्यापारी को, उस लाला को फ़ोन किया कि तुमसे हम कह रहे थे कि पैसा दे दो, तुम माने नहीं, आज मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा था और जब तुम गुड्डू की पान की दुकान पे पान खा रहे थे मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा था, पीले रंग की शर्ट पहने थे, काले रंग की पैंट पहने थे, तुम्हारे साथ फलाना आदमी था। उसके बाद जब मैं फिर चला तो तुम जो है इस तरह से तुमने शटर उठाया, फिर उसके बाद इतने बज के इतने मिनट पे फला आए तुम्हारे यहाँ ख़रीदारी करने, इतने बज के इतने मिनट, शाम को लौटते समय तुम कुल्फ़ी ख़रीदे हो, 5 कुल्फ़ी ख़रीदे हो। अब सामने वाला तो इतनी बातें सुन के वो तो हाथ पैर फूल जाएंगे, उसके हाथ पैर फूल जाएंगे कि भाई ये तभी पता हो सकता है उसको जब तक वो साथ में था तभी पता था। बिल्कुल। फिर मान लिया उसने वो घबराया तो पत्नी ने पूछा क्या बात है, आज बहुत परेशान हो? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे फ़ोन आया था और वो पीछा कर रहा है। तो कहने लगा अच्छा मत परेशान हुई, आप जब फ़ोन आए तो हमको दे दीजिएगा।
तो फिर उसने कहा कि भाई कब भिजवाएं आदमी को, पैसा इतना चाहिए मुझे। तो पत्नी ने ले लिया। तो उसको तो फिर ऐसा बदतमीजी करते थे उसके साथ, ये सब ये करे या अनुज करे, कोई न कोई फ़ोन करता था कि वो फ़ोन रख ही देती तो पैसा फिर ले लेता था ये। मैंने सुना है काफ़ी अय्याश किस्म का हाँ, अय्याश शख्स था और अय्याशी की वजह से ही वो मारा भी मारा गया। भी गया। हाँ, अय्याश बहुत था, लड़कियों का बड़ा शौक़ था और जो लड़कियों के जिनके संपर्क में था। अब जैसे गोमती नगर में एक इसको मकान लेना था, अब बार बार वहाँ गोरखपुर से चलना या फैज़ाबाद में कुछ दिन रुका वहाँ पर, फिर लखनऊ में, हाँ उस समय पवन पांडे एक विधायक हुआ करते थे शिवसेना के फैज़ाबाद से, उनके कार्यालय में ऊपर रहा। तो लेकिन इसके पैसा बहुत आ गया था कि वो हम लखनऊ में रहेंगे। तो जहाँ जाए वो किराए का मकान देखने के, तो लोग कहते थे भाई परिवार वालों को देंगे, हम अकेले नहीं देंगे। तो ये कानपुर से एक लड़की ले आया, कानपुर से जो वैसी लड़कियां होती हैं वो ले आया और बाकायदे सफ़ेद रंग की एम्बेसडर थी, उसमें लाल बत्ती लगी रहती थी, ब्लैक प्रमुख अपने आप को बताया और साथ में उसको उतारा, बाकी 2 लोग भी थे और वहाँ स्थापित कर दिया सामान वामान। मकान मालिक से कह दिया कि साहब हम परिवार लेके आ गए हैं। अब वो वहाँ उसके साथ है, 10 दिन उसका रखा, जब वो चिल्लाने लगी कि हम जाएंगे 10 दिन बाद उसको भेज दिया। फिर 2 महीने रहे और यहीं से लंबी लंबी दूरी की मार करने लगा वो। फिर 1.5-2 महीना मकान मालिक ने पत्नी को नहीं देखा तो फ़ोन किया, क्या हुआ पत्नी तुम्हारी आई नहीं? बोले हाँ चली गई थी, कुछ तबीयत ख़राब है, बस अब परसों आने वाली है। फिर उसको फ़ोन किया, फिर बुला के रख दिया, 10 दिन फिर वो रुकी। तो और वो ऐसी ही लड़कियों से उसके इस तरह के संबंध रहते थे और इसी चक्कर में मारा भी गया। सर अब कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस महकमे ने जानबूझकर, क्योंकि पॉलिटिशियंस का हाथ था श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर, तो पुलिस वालों ने जानबूझ के अफवाह फैलाई कि मुख्यमंत्री की सुपारी ले ली है। नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया शुरू में ना कि ये बात तो हम लोगों को भी सही नहीं पता थी कि बात क्या है, क्योंकि अगर हम हल्ला देखें तभी तो... है, हल्ला तभी। लेकिन ये बात सही इसलिए है कि अजय राज शर्मा साहब ने जब अपनी किताब में पूरा डिटेल लिखा है, जो भी पढ़ेगा उसको पता होगा कि नहीं उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मारने की सुपारी ली गई। ये भी लिखा कि मेरी हिम्मत नहीं थी ये उनसे पूछने की कि आपकी सुपारी किसने ले ली है, और ना उन्होंने कभी बताया। लेकिन ये असल में बाद में जो पता लगा, वो जो सांसद हैं उन्नाव के साक्षी महाराज को के चक्कर में था ये, और इसी चक्कर में जब वो दिल्ली में उनके आश्रम के आसपास रैकी कर रहा था, उसी के बाद तो मारा हम लोगों ने। साक्षी महाराज ने मुख्यमंत्री को ये समझा दिया कि आपको मारने की सुपारी। तो इसलिए ये बात थोड़ी ऑथेंटिक लगती भी है। इसका मोटिव क्या था साक्षी महाराज के पीछे पड़ने का? देखिए साक्षी महाराज के ऊपर इसका लोगों का ये कहना है कि साक्षी महाराज पे वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या जो हुई थी उसका आरोप, उसमें मुख्तार ने करवाई थी। हाँ, मुख्तार ने जो करा, मुख्तार ने नहीं कराई थी, वही लोग विजय सिंह और ये लोग थे वहाँ, और ये भी वहीं के थे। तो वो उन पे आरोप था कि वो बाद में मुख्तार के गैंग में शामिल हो गए थे। वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी के जो हत्यारे थे। तो वो जो है इस वजह से ये उनको समझा दिया श्री प्रकाश को लोगों ने कि इसी ने सब करवाया है। तो फिर वो उस पर कि इसको मरवाना है, फिर उसी चक्कर में फिर उन्होंने इधर की टोपी उधर पहना दी कि आपके मारने की सुपारी ली गई, ये बात थी। तो सर जब एसटीएफ का गठन हुआ और आप लोगों को फाइनली पता चला कि हमें एक यूनिट दी गई है 6 महीने के लिए और हमें स्पेसिफिक किसी आदमी को पकड़ना है, और पहली बार ऐसा हुआ था आज़ाद हिंदुस्तान में कि किसी सिंगल एक व्यक्ति के लिए एक यूनिट एसटीएफ बनाई गई हो। देखिए वीरप्पन के लिए भी बनाई गई थी, लेकिन उसमें कई स्टेट के लोग शामिल थे, उनके बाद बनाई गई एसटीएफ है, और बड़े कॉज के लिए बनाई थी। लेकिन वो भी एक ही वीरप्पन के गैंग के लिए बनाई, लेकिन उसमें कई स्टेट के बहुत ढेर सारे अफसर थे। लेकिन ये तो खाली प्रदेश का, इतना उस समय उत्तरांचल भी यूपी का पार्ट था, और इतने बड़े स्टेट के लिए एक आदमी के लिए इतनी बड़ी यूनिट। और सर आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये रही होगी कि एक ऐसा नाम जिससे डरता हर कोई था, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। किसी को नहीं पता कि श्री प्रकाश शुक्ला जो इतना दहशत है जिसका, वो आखिर दिखता कैसा है, वो है कौन। तो इनिशियल आप लोगों की परेशानियां क्या रही थी? देखिए परेशानी ये थी कि फोटोग्राफ तो नहीं थी उसकी, नहीं। जो लोग बता दिया करते थे, जो कभी मिले थे उनसे संपर्क हुआ, उनसे पूछा गया तो बता दिया करते थे कि भाई इस तरह का है, तंदुरुस्त लगता है, लंबा है, ऐसे बाल हैं उसके, इतनी जानकारी थी। और जब शुरुआत के कई महीनों तक
उसकी कोई फ़ोटोग्राफ नहीं मिली तो एसटीएफ की मुखालफत होने लगी, अखबारों में छपने लगा कि साहब अभी तक एक फ़ोटो तो मिल नहीं पाई, ये क्या खाक उसको ऐसा करेंगे। अब ये बात ऐसी होती थी कि चुभती बहुत थी। गोरखपुर में भी वहाँ लोकल अधिकारियों ने भी बड़ी कोशिश की कि फ़ोटो इसकी मिल जाए, लेकिन उसने यहाँ बता रखा था कि जिस किसी ने फ़ोटो हमारी दी हम मार डालेंगे। इसी शक में एक फ़ोटोग्राफ़र को उसने दुकान से खींच के मार भी दिया, जिसके पास पुलिस वाले गए थे। हाँ, जिसके पास पुलिस वाले गए थे, उसको खींचा और वहीं मौके पर मार दिया। और जो जिसके पास उसको शंका थी कि ये फ़ोटो रखे हुए हैं, सबको किसी न किसी से कहलवा दिया, खुद फ़ोन करके बता दिया कि अगर पुलिस के पास फ़ोटो पहुंची तो हम ये करेंगे। गाली बहुत देता था वो कि हम तुमको ये कर देंगे, तुम्हारे परिवार को ये कर देंगे, दुनिया भर की बातें उसने बता रखी थी। तो इस वजह से फ़ोटो मिल नहीं रही थी। जिसके पास, जिसे तमाम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि ये जिन फंक्शंस में गया है, और उसमें वीडियो बहुत चलते थे, वो जो कंधे पे लाद की वीडियोग्राफी होती थी, शादी ब्याह मुंडन तिलक इन सब में वो होती थी। तो पुलिस वाले ऐसे वीडियो वाले के यहाँ जाते थे कि तुम फलां की शादी में गए थे, वो आया था, निकाल के फ़ोटो बना के दो उसमें से, वीडियो में से। तो पहले ही उनको सेट कर दिया इसने कि अगर मिल गई तो वो बेचारे सब वो रील ही जला दिए थे। और उनको डराने के लिए एक मर्डर भी किया था, एक मर्डर भी किया था उसने। तो वो कोई हिम्मत तो कर नहीं रहा था। गोरखपुर पुलिस भी परेशान हो गई, हम लोग भी परेशान हो गए। फिर हम लोगों ने पूरा अरुण कुमार साहब ने कहा कि पहले यार फ़ोटो कैसे भी ले आओ, ये रोज़ साले लिखते हैं, है ना, रोज़ कॉम्पिटेंस से सवाल उठ रहा है हमारे। भाई ऐसा ना, सब नहीं लिखते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो विरोध करते थे, अरुण कुमार साहब का भी, हम लोगों का भी। तो वो किसी न किसी बहाने एसटीएफ के अगेंस्ट, और वो बंद करवाना चाहते थे। हाँ, वो एसटीएफ को नहीं चाहते थे कि आगे बने, या नहीं चाहते थे कि आगे काम करे, तो वो कोई न कोई बहाना ढूंढ के एंटी खबर लिखते थे। कुछ लोग थे, 2 या 3 लोग थे, लेकिन अब वो खबर ऐसी लिखते थे कि वो चुभने वाली चुभ जाती थी। तो इसी समय पता लगते लगते ये पता लगा कि साहब इसका एक बहनोई है हजरतगंज में ही, लखनऊ बालू अड्डे के पास, तो उसके यहाँ कभी कभी आता है। तो ये हुआ। अच्छा, सब मुखबिरी पे ही था उस समय, मोबाइल फ़ोन जस्ट आए ही थे, पैरेलल लिसनिंग का कोई मतलब नहीं था। तो हम लोगों को फिर किसी ने बताया कि साहब परसों आया था उसके यहाँ, जन्मदिन था। हाँ, तो नहीं आया तो बहुत पहले था वो, लेकिन जब मुखबिर बताता तो वो भी ऊंची करके बताता ना, बोले साहब पता करिए परसों आया था। तो सारी पूरी टीम इकट्ठा हुई, घर को घेरा गया, गए वहाँ पर, उसके बहन बहनोई मिल गए, रिश्ते के बहन बहनोई थे, मिल गए, उनसे पूछा गया कब आया था, उनका साहब नहीं आया, हमारे यहाँ कभी नहीं आया। फिर डराया गया, धमकाया गया, सही से बताओ। अच्छा, जब उसको उससे पूछताछ कर रहे थे, उसको डरा धमका रहे थे, तो उसी समय उसके बगल वाले कमरे में उसकी 2 बच्चियाँ थीं, छोटी बच्चियाँ थीं, 8-9 साल, या एक 10 साल की होगी, एक 12-13 साल की। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो हम लोगों की ही टीम में से कोई सब इंस्पेक्टर या सिपाही वहाँ चला गया, पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि आप लोग पापा मम्मी को मार रहे हैं। नहीं नहीं, मार नहीं रहे, पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारे मामा जो थे वो आए थे क्या? तो उसने कहा अभी नहीं आए थे अंकल, वो 6 महीने या 5 महीने पहले मेरी बर्थडे पर आए थे, ऐसा उसने बताया। तो उन्होंने कहा बेटा तो बर्थडे पे तो फ़ोटो भी खींची होगी। तो उसने कहा हाँ अंकल है हमारे पास। वो किताब में या कॉपी में जहाँ रही तो 4-5 फोटोग्राफ निकाल के लाई, बताइए कि ये मामा हैं, ये हम हैं, ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये फलां रिश्तेदार हैं, ये फूफा हैं, जो भी बताया उसने। तो बस इतनी काम के लिए हम लोग गए थे, मिल गई फ़ोटो। तो जब फ़ोटो मिली, हाँ, तब तो ऐसा लगा कि हाँ प्यासे को कुआं दिख गया है, अब तो हमें पता है कि हमें किसके पीछे हैं हम। तो लेकिन जब वो मिल गई, सब ने फट से वाइंड अप किया, तब तक पीछे से वो बहन बहनों भी आ गए, और जो पैर पकड़ा है उन्होंने कि साहब ये फ़ोटो देखते ही वो जान जाएगा कि मेरे यहाँ की फ़ोटो है, वो तुरंत समझ जाएगा कि फ़लाँ कमरे की है और बर्थडे की फ़ोटो है, और 2 दिन के भीतर मार देगा। तो उससे कहा गया कि यार तुम बहनोई हो उसके, तुमको कैसे मार देगा? अरे बोले साहब उसके लिए ना कोई साला ना कोई बहनोई, वो 100% मार देगा। आपको बता दें, अगर आप गूगल पे कभी गूगल करेंगे श्री प्रकाश शुक्ला की कोई फ़ोटो, तो एक ही फ़ोटो अवेलेबल आती है, और उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और सर आपको बताने वाले हैं। सर अब उस फोटो की कहानी बताइए लोगों को। तो जब उसने कहा साहब मार देंगे, तो हम लोग गाड़ी में आ गए, अरुण कुमार साहब के साथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा यार राजेश
मार दो देगा साला वो, पागल बदनामी है। बहुत होगी, पागल है वो, बहुत बदनामी होगी कि ये लोग गए थे और फ़ोटो ले आए और उसको मार दिया। तो हमने कहा सर कोशिश करते हैं कि ये पता ही न लगे कि फ़ोटो कहाँ की है। फ़ोटो कहाँ की है। कहने लगे हाँ यार देख लो, लेकिन 1 घंटे में ले आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको बांटा जाएगा। तो मैं वहाँ से भाग के हज़रतगंज आया, जहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे है इस समय, उसमें कॉर्नर में हाँ, यूनिवर्सल से आगे जो कॉर्नर है उसमें दीवार के सहारे तार में वो पोस्ट कार्ड लगाते थे उस पोस्ट कार्ड, ज़माने और में। तब नया पोस्ट कार्ड का हाँ, ज़माना भी चल पोस्ट रहा कार्ड था। का ज़माना था। उसमें बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस की फ़ोटो होती थी और उसको पलट दीजिए तो सादे वाले में नाम, पता वो सब होता था, पिन कोड नंबर, और टिकट लगाने का एक स्पेस बना होता था। उस ज़माने में 10-25 पैसे या 10 पैसे का टिकट लगाइए और जिसको भी आप गुड विशेस भेजना चाहते हैं वो भेज उसके दीजिए। साथ भेज दीजिए। अब मैं उसको बार-बार देखूँ और देखूँ कि कहाँ मैच होगा ये, कि किसके शरीर पे इसको शरीर मैच पे जा कराया सकता जाए। है। तो सुनील शेट्टी की फ़ोटो दिखाई पड़ गई। बाकी हीरो कोई किनारे देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, लेकिन सुनील शेट्टी एकदम वैसे ही देख रहा था जैसे फ़ोटो में शिव प्रकाश। थोड़ा-सा हल्का-सा एकदम सीधा नहीं, थोड़ा-सा किनारे देख रहा था वो। तो मैंने उनसे लिया जो भी वो ₹5 या ₹8 का जो भी था वो लिया। लेके गए हम हज़रतगंज में उसको बैठ के और सिर उसका निकाला शेट्टी का, और इनकी फ़ोटो में से सिर निकाल लिया। उस पे लगाया तो बहुत ज़्यादा फिट नहीं बैठ रहा था और ले वही पीछे लगा दिया कि ताकि कुछ देखने में ठीक लगे। अमर फैक्स के बंटी भाई थे हमारे बगल में, उनके पास पहली कलर्ड फ़ोटोकॉपी की मशीन आई थी शहर में। तो बंटी भाई से मैंने कहा, अच्छा उनके पास एक आदमी भी आया था, मतलब एक लड़का उन्होंने किया था, जो उस ज़माने में जो फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर होते थे वो बिल्कुल नए-नए आए थे, नए-नए आए थे। तो वो लड़का नया कहीं का पास आउट था या नया उसने जानकारी की, बिल्कुल यंग लड़का था। तो वो ऊपर कंप्यूटर में बैठ के इस तरह के फ़ोटो ठीक किया करता था। हाँ। तो हमने कहा गुरु उसको ज़रा बुला लो और ऐसा ठीक कराओ कि बिल्कुल सटीक बैठ जाए, वो जो गैप टेढ़ा दिखाई दे रहा है वो वो ना ना दिखाई दे। अरे उसने कहा सर अभी तुरंत हो जाएगा। अच्छा, ना उसने पूछा किसकी फ़ोटो है, ना मैंने बताया, मैंने जानबूझ के नहीं बताया उसको। तो उसने फ़ौरन उसको फिट करके, उसको रफ़ू करके जैसे भी करना था और फ़ोटो बना दी डिजिटली। और हमने कहा इसकी प्रिंट 50 निकाल दो। अरे कहने लगे भैया अभी 2 मिनट में 50 कलर्ड प्रिंट उसकी निकाल दी। पहला मेजर ब्रेक थ्रू। हाँ, पहला मेजर ब्रेक थ्रू। तो हम अरुण कुमार साहब के पास गए, हमने कहा सब ये लीजिए। बोले यार ये तो बड़ा बढ़िया बन गया है, इसे पहचान तो नहीं पाएगा? हमने कहा नहीं, इसे नहीं पहचान पाएगा। प्रेस पूरी बुलाई गई, सब आ गए, ओवर क्राउडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरुण सर ने, और ये फ़ोटो बांट दी सब। सर उस दिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप एकदम चौड़े होकर बैठे होंगे। हाँ भाई, अब ऐसे हाँ भाई, अब ऐसे लिखो आरोप, आर्टिकल। भाई मैंने बताया ना कि 2-3 लोग ही लिखते थे, हाँ। लेकिन ऐसा पिंचिंग चीज़ें लिखते थे कि वो बिल्कुल तीर की तरह घुस जाती थी। बहरहाल वो बांट दी गई। अगले दिन सभी अखबारों में आ गई, सभी टीवी पर, सब पर आ गई कि साहब ये शिव प्रकाश शुक्ला की आज एसएसपी लखनऊ ने वो जारी की है, फ़ोटो जारी की है, सब जगह छप गई। अगले दिन उसको फ़ोन किया लोगों ने, भैया आपकी फ़ोटो छपी है। उसने कहा हो ही नहीं सकता, कैसे फ़ोटो चाहिए, किसके पास किसकी साले की इतनी हिम्मत है कि हमारी फ़ोटो दे देगा। बोले अच्छा कहाँ पहने हैं बताओ। तो उनका उसमें डेनिम की शर्ट पहने हैं। बोले हमने डेनिम की शर्ट कभी पहनी ही नहीं। भाई डेनिम की शर्ट 500 में से 1-2 आदमी पहनता है, और जिस दिन पहन के निकलेंगे हम दूर से पहचाने जाएंगे, ये पुलिस वाले खदेड़ के मार देंगे हमें। तो डेनिम की शर्ट तो हमने कभी नहीं पहनी है। बोले लेकिन भैया फ़ोटो आप ही की। अरे कहने लगे तुम लोग मूर्ख हो, झूठ बोल रहे हो, मेरी फ़ोटो हो नहीं सकती है, डेनिम शर्ट हम कभी पहने नहीं है। अच्छा, अखबार में जब आप प्रिंट करेंगे तो वो थोड़ा सा हट जाता है। हाँ, रफ भी हो जाता है, बिल्कुल। उससे ये पता करना मुश्किल है कि किसी दूसरे की गर्दन है, किसी दूसरे की धड़ है। तो बहरहाल उन्होंने कहा अच्छा फ़ोटो सब सारे अखबारों में कटिंग काट के और फलां आदमी को भेजो तो परसों हमको मिल जाएगी। भेजा गया, वो भी साला चक्कर में पड़ गया। फ़ोटो तो हमारी है लेकिन डेनिम का हम शरीर हम ये डेनिम की नहीं, उसने ठीक करके बनाया था कि ये जो बाजू है ना, इसे से बिल्कुल सटा के बॉर्डर किया था ताकि आप उससे उसका ना जान पाए। हाँ, उसका जो चौड़ाई है वो ना जान पाए। अच्छा बनाया था बंटी भाई ने। तो खैर बहरहाल, और वो मरते दम तक यही कोशिश करता रहा कि पता लगा पाए कि फ़ोटो दी किसने थी। क्योंकि वो
वो मैंने लिखा, इसीलिए उसमें वर्चस्व में ये बात पूरी लिखी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, और वही फ़ोटो मिलेगी आपको, और कोई फ़ोटो थी ही और नहीं। कोई फोटो है ही नहीं। हाँ, उसकी एक ही फोटो, एक उसकी ब्लू गाड़ी की फोटो हाँ, है जो हाँ, एनकाउंटर के समय वो एनकाउंटर जिसमें के था, और समय। एक वही फोटो है जिसका शरीर सुनील शेट्टी साहब का है और हाँ, चेहरा श्री प्रकाश शुक्ला का है। शुक्ला। सर उसके बाद आपके एक साथी एसआई जो एसटीएफ के SI थे, पार्ट भी हाँ, थे, हाँ, RK वो सिंह। शायद किसी एनकाउंटर मुठभेड़ में हाँ, मुठभेड़ में वहीं मारे गए, वहीं शहीद हो मारे गए। गए थे, शहीद हुए थे वो। और जनपथ मार्केट थी, जनपथ मार्केट में वो बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून में आया करता था। बड़ा शौकीन आदमी था वो। बहुत शौकीन आदमी था, और वहाँ टिप 500 से कम तो देता नहीं था, कभी कभी मौज में आ जाए तो 1000 भी देता उस जमाने में उस ज़माने में। और 1000 रुपये वो जो उसका होटल ताज का जो सैलून है, 1000 उसमें भी देता था। तो ये भी हम लोगों को पता लगा कि वो अपने से दाढ़ी नहीं बना सकता, वो बनवाएगा ही किसी न किसी से। अच्छा, अपने से वो दाढ़ी बना ही नहीं कभी बनाई ही नहीं उसने। क्यों सर इसके पीछे? अब बहुत से लोगों के, एक हमारे जानने वाले में बहुत नज़दीकी हैं, और वो भी ज़िंदगी में कभी अपने से नहीं बनाए, वो अच्छा। बुलाते हैं, वो सबका है। उस ज़माने में तो सब गांव घर में तो कोई ये रेज़र था नहीं, वही वो जो ब्लेड, छुरा होता छुरा। था। ये तो उसमें छुरे में ब्लेड लगाने वाली भी बहुत बाद में बाद शुरू में हुआ, अभी 20 साल पहले शुरू हुआ होगा। पहले तो उसी छुरे को एक वो पत्थर होता था उसमें रगड़ के, और तब वो खींचते थे, और बाद में फिटकरी का टुकड़ा होता फिटकरी का था, टुकड़ा लगा उसको लगा देते थे, वो बिल्कुल फिट हो जाता था। गांव-गांव बेचारे जाते थे बार बार। तो वो यहाँ टिप वो देता था दोनों जगह, और बड़ी लंबी टिप देता था। तो वहाँ उस दिन वो जनपथ में गया था, और हम लोगों को बिल्कुल सटीक सूचना थी इस बार कि जनपथ, अच्छा जनपथ में भी घूम के वो लड़कियों को ही देखता था। और ये भी सूचना थी कि अब कई बार पीछा हो गया, कई बार पुलिस नज़दीक तक पहुंची, तो वो AK-47 लेके चलता है। हाँ, तो वो एक बैग में ही आएगा। तो हम लोगों ने कहा ये बड़ा अच्छा है, आते जाते जिसके पास वो बड़ा वाला बैग है वही उतरवा के चेक करेंगे हम लोग। तो RK सिंह ऊंचाई पे खड़ा था, हम लोग नीचे थे, दो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे, कि जैसे इधर से कोई निकला तो हम उनको बता देते कि साहब बैग वाला जा रहा है, उनके यहाँ से निकला तो वो हमको बता देते थे कि ज़रा बैग वाला है, रोक के चेक करो। ऐसे ही RK सिंह ने दूर से देखा कि एक टनल टाइप के है जनपथ में, जो दारुल शफ़ा के सामने की तरफ है, उसमें से निकल रहा था। तो ऊपर से उन्होंने देख लिया और बताया कि बैग वाला है। मैं और सत्येंद्र वीर सिंह साहब 2 लोग थे उस समय, और रणकेंद्र भी था, एक उनका गनर था। तो बैग वाले को हाथ दिया गया, उसने झटक दिया। सर तो यूनिफॉर्म में थे या सिविल में थे? नहीं, सिविल में थे हम। सिविल ये में सब थे, काम हाँ। तो सिविल एसटीएफ में। उस समय यूनिफॉर्म में नहीं था। हाँ, यूनिफॉर्म में नहीं था कोई। और ये आरोप भी लगे हम लोगों पे कि साहब आपको पता था कि ये है तो 2 कंपनी PAC लेके क्यों नहीं गए, कैसे सब इंस्पेक्टर मारे? तो आरोप तो देखिए कोई भी लगा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सूचना थी इसके पहले कि 20 सूचना में गए हम लोग, नहीं सही नहीं निकली। सही निकली। चांस की बात है कि वो सूचना सही निकली। जब उसने झटक दिया, भागने की कोशिश की, तो उसको भाग के वो एक कपड़े की चिकन साड़ी की एक दुकान में घुस गया। खैर उसके बाद वो बैग न लेने दे और उसमें हाथ न डालने दे, तो खैर ज़बरदस्ती करके उसको हाथ डाला। हाथ डाल के सत्येंद्र वीर सिंह सामने वो AK-47 बाहर निकाल दी। और जब तक हम लोग देखते तब ये छटक के वहाँ से भाग गया। हाँ, भागने लगा। नहीं, 10-15 कदम ही भाग पाया होगा। उसके बाद फिर हम लोग के पास कोई चारा नहीं था, तब उसको मारना पड़ा, गोली उसे मारी गई। और जैसे ही भीतर गोली चली, वो पीछे शिव प्रकाश और अनु जो ये तीनों, ये पीछे मुड़ के भाग लिए वहाँ से। चूँकि RK सिंह ऊपर था, उसने देखा कि एक आदमी तो इधर आया, पकड़ लिया गया, 3 उधर भाग रहे हैं, और कुछ उसको अंदाज भी लगा कि कदकाठी इसकी वैसी है। तो वो हाथ में नंगी पिस्टल लेके कूदे वहाँ से ऊंचाई से और उस तरफ भागे। वहाँ एक छोटा सा पार्किंग था जिसमें तार लगा रहता था। रात में वो तार उसको दिखाई नहीं पड़ा, या उधर बहुत दिन से गया नहीं था वो, पैर उसका तार में उलझा, वो गिर पड़ा और हाथ से पिस्टल छूट और हालांकि बंधी हुई थी पिस्टल, हाथ से ही छूटी। वो दारुल शफ़ा के गेट के भीतर जा चुके थे। पलट के देखा तो ये गिर के उठने की, बस तीनों भाग के चले आए, पिस्टल नोच ली और इनके सिर पे उसी पिस्टल से सटा के 9 गोलियाँ मार दी। तो RK सिंह इस तरह से शहीद हुआ। उसके बाद लड़का था, पूरे महकमे में बहुत गुस्सा हुआ सर। हाँ, तो देखिए दुख तो होता है ना। अच्छा, वो आदमी 24 घंटे साथ रहता था, जितना भी हम लोग बैठ के प्लान बनाते थे उसका, भाई पेशकार था वो SP सिटी
साहब का, सत्येंद्र वीर सिंह साहब का, 24 घंटे साथ में रहने वाला। तो बस। सर गाजियाबाद वाली गर्लफ्रेंड का पता आप लोगों को कैसे चला, और वो फोन कॉल सुनता कब था? क्योंकि पहली बार मेरे ख्याल से पैरेलल लिसनिंग आप लोगों ने इस्तेमाल किया था। पहली बार यूपी और में, फोन पहली बार। टैपिंग वगैरह। हाँ, पहली बार किया था। तो गाजियाबाद में हम लोग वहीं आज़ादपुर मंडी के पास एक होटल में रुके हुए थे, और वो लड़की थी गोरखपुर की। अच्छा। हाँ, वो लड़की वो रिसेप्शनिस्ट थी क्या सर किसी होटल की? नहीं, होटल के नहीं, बहुत बड़े इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इरिगेशन में, उनकी बेटी थी। अच्छा। रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की दूसरी थी, उससे इससे ये ज़्यादा लगा हुआ था। और नवरात्र शुरू हो गए थे, दूसरा दिन था, और वो नवरात्र के 2 दिन पहले से ही इसको कह रही थी। ये कहता था कि मैं जयपुर में हूँ, आइए दिल्ली में, जयपुर में। तो उसने कहा ठीक है, कल मम्मी पापा दोनों जाएंगे वहाँ जलाभिषेक करने, कोई जगह बताई, मैं अकेली रहूँगी, सामान में सब रख लूँगी, और मैं वहाँ से आ जाऊँगी, सिर्फ फलां गाड़ी से हम सीधे जयपुर पहुँच जाएंगे। और ये मेरा मना करता रहा कि नहीं 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 नहीं, अभी हम थोड़ी सी दिक्कत है, वो समझा करो, ये वो जैसे कहते हैं लोग। उसने कहा ठीक है, जो दिक्कत है अपना तुम निपटते रहना, मैं तो चल रही हूँ। हाँ, आ रही हूँ। तो इससे अंदाज़ लग गया। ये नवरात्र शुरू होने के 1 दिन पहले हम लोग वहीं पहुँच गए थे, आज़ादपुर मंडी में। इसकी लोकेशन वहाँ की मिल गई थी, दिल्ली की। तो फिर दूसरे दिन फिर उससे बात शुरू हुई। फिर नंबर वही था। इसने एक वहाँ के बड़े बिल्डर आरिफ से बात करनी शुरू की। यहाँ पर इस एंड पर ये लोग लगे हुए थे, उमेश सिंह साहब और एक हेड कांस्टेबल है। तो वो कॉल चलती रही, और इन लोगों को जाना था रांची। हम लोग भी थोड़ा जल्दी में थे कि अगर रांची निकल गया तो फिर महीनों टल जाएगा। फिर लोकेशन मिलती गई, और फिर ये तय हुआ कि इसको एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी थी उससे अरुण कुमार साहब ने बात की। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि सब चारों तरफ यहाँ CCTV लगे हैं, हम आपको ले नहीं जाने देंगे। तो उनका फिर इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। फिर तय हुआ किस रास्ते से आएगा वो, फिर उसी पर पीछा किया गया और फिर गोली चली। सर लगभग कितने देर चला होगा सर वो एनकाउंटर? वो एनकाउंटर चला था बहुत ज़्यादा नहीं, 20 मिनट 22 मिनट 22 मिनट बस। आप लोग हम लोगों की तरफ 5-7 लोग थे, और वो अकेला था? और 3 लोग थे, वो भी तीनों मारे गए थे। अनुज सिंह और त्रिपाठी। हाँ, तीनों मारे गए थे। उनके पास AK-47 थी सर? नहीं, AK-47 असल में वो रांची भेज चुका था अपने AK-47, .45 की पिस्टल, 9mm की 3 पिस्टल। जेन गाड़ी में पीछे वाली सीट को बीच से काट के उसमें इसने वही जो स्पंज होता है उससे लपेट के सब रख दिया, तो फिर उसको वेल्ड करा दिया था। लोग कहते हैं लड़की के चक्कर में मारा गया, लड़की से मिलने जा रहे थे इसलिए AK-47 लेके नहीं गया। नहीं, लड़की के चक्कर में ही मारा गया। अगर वो उस लड़की से बातचीत नहीं करता होता, हमें लोकेशन न मिल पाती, और इस चक्कर में कि वो हमारा फ़ोन उठा ले, उसी फ़ोन से वो बात करता रहा, लैंडलाइन पे बात करता था वो। अब सर उस पर एक फिल्म भी बनी है, वेब सीरीज बनी है रंगबाज, अगर आपने देखी हो। रंगबाज बनी, उसमें आपका किरदार रणवीर शौर्य ने निभाया है। हाँ। उसमें दिखाया गया कि वो बड़ा परेशान हो जाते थे कॉल रिकॉर्डिंग सुन के और उनकी आपस की बातें सुन के। हाँ, आप सर परेशान हुए थे? देखो ऐसा ना, इतनी कॉल चल रही हैं और सबकी कॉल, पता लगा 3 दिन तक चला, उसके बाद फिर दूसरा सिम ले लिया, फिर IMI लगाई गई, दूसरा मिला, वो भी 2 दिन चलाया, 20 सिम का इस्तेमाल करता था। तो उसको आइडिया कहीं ना कहीं लग चुका था कि आप लोग फोन टैपिंग कर रहे हैं। नहीं, ये वो ही जानता था कि सिम अगर बदल दो तो इनको फिर हफ्ते भर लगेगा। ये इस तरह के उसके उस समय तो नया चला था, पहले तो ये यकीन ही नहीं करता था कि ये हमारा फ़ोन कोई रिकॉर्ड कर सकता है। इसके दिमाग में था कि टेलीफोन का जो तार जा रहा है उससे जब पैरेलल निकालेंगे तब, कहता कि मोबाइल में तो कहीं तार ही नहीं है, तो ये कहाँ से हमारा फ़ोन सुन। बहुत दिनों तक तो मानता नहीं था ये। इंडियाज़ मोस्ट वांटेड एक बड़ा चर्चित शो चलता था उस वक्त, आप लोगों ने भी उस शो के माध्यम से भी अनाउंस करवाया था, फोटोज रिलीज करवाई थी। शोएब इलियासी उस समय ये किया, तो वो क्या कहानी थी सर पूरी? देखो, शोएब इलियासी ने नया शुरू किया था, जी पर ही आता था, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, और ये शायद क्राइम का पहला सीरियल था, क्योंकि उस समय बस 2 ही 3 चैनल आते थे। आज तक आता था, एक जी आता था और दूरदर्शन था, एक शायद कोई चैनल, और बहुत चैनल थे नहीं। वो पहला शो था, तो बड़ा पॉपुलर हो गया। तो अपने लोगों को वो भेजता था कि जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, या उनकी जानकारी इकट्ठा करके आओ। तो STF में उनका एक आया लड़का, और वो छोटा वाला 1-2 चपटा से एक
कैमरा होता था वो ले आया, और कुछ जानकारी प्रेस नोट टाइप की जितनी थी जानकारियाँ ले गया, और उसके बाद उसी पर उसने वो सीन रिक्रिएट करता था। एक टीम थी उसकी, तो वो नाट्य रूपांतरण बनाता था, तब दिखाता था, तो बड़ा पॉपुलर हो गया था। तो खैर हम लोगों ने जब मार दिया और ये पता लग गया, मंगल को शायद उसका शो आता था, कुछ ऐसे ही था, तो पता लग गया। उसने फ़ौरन फ़ोन किया कि ऐसा है वैसा। उस समय नहीं बताया किसी ने कि साहब वो हमारी सूचना पे आप लोगों ने इनकाउंटर किया। जब वो अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करने लगा तो वो कहने लगा कि साहब देखिए, मैंने नीली सीलों की सूचना दी थी, ये किया था, वो किया था, और एसटीएफ ने हमारी ही सूचना पे। तो खैर इस पे अरुण कुमार साहब को बहुत आपत्ति हुई, उन्होंने कहा नहीं ये गलत बात है। और सर क्या ये बात भी सच है कि शोएब इलियासी को भी फोन गया था श्री प्रकाश शुक्ला का कि धमकियों भरा? हाँ, ऐसा है ना कि जब वो दिया था तब उसने तो नहीं, उसके किसी आदमी ने फ़ोन किया था, उसने खुद इनको फ़ोन नहीं किया था। हुआ ये था कि जैसे वो अपील करता था कि इस शक्ल का आदमी किसी को दिखाई पड़े तो हमारे इस नंबर पे फ़ोन करें, तो देश भर से फ़ोन आते थे। क्राइम में तो हर सबका इंटरेस्ट रहता है जनरली, तो वो फ़ोन आते थे। उस फ़ोन में जो जानकारी लोग देते थे वो अपनी शो में बता दिया करता था, सिर्फ इतनी सी बात थी। और फिर ये हुआ कि साहब इसी की सूचना पे, हालांकि कुछ दिन तक चला शो, उसके बाद फिर वो अपने चक्कर में फंस गया। और तमाम इन दिनों सर एक ऑडियो वायरल हुई है, वो बड़ी चल रही है, वो श्री प्रकाश शुक्ला की बताई जा रही है। वो किसी विधायक मंत्री को फ़ोन करता है, और ये ऐसा है ना कि ये उस समय जब ये सूचना मांगता था, और इस प्रोग्राम की इंडियाज़ मोस्ट वांटेड की स्क्रीन पे कि आपके पास किसी अपराधी की कोई सूचना हो तो भेजिए, तो लोग भेजते थे, लोग जो है उसको भेजते थे वो। लेकिन बीच में जब ये जेल चला गया, तिहाड़ चला गया, तो वो सब सील हो गया। और वो मैग्नेटिक टेप होते हैं, वो दसियों साल खुला नहीं। जब कोर्ट से ऑर्डर करके खुलवाया इसने, तो वो सब मैग्नेटिक टेप खराब हो चुके थे, क्योंकि लोहे की अलमारियों में आप हम लोगों के भी पुराने मैग्नेटिक टेप जो बड़े वाले कैसेट के होते थे सब लगभग ख़राब हो गए। तो उसमें आवाज़ उतनी क्लियर नहीं, तो उसने अपने ही किसी शो में बताया भी, उसी तरह के शो में, कि हमने इसको डब कराया। वो क्लियर नहीं थी शो, मैग्नेटिक टेप ख़राब हो गई थी, लेकिन ये कन्वर्सेशन हुई थी, उसको मैंने डब कराया। वो डब्ड है, उसकी आवाज़ नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला नेताओं और मंत्रियों को भी धमकाया था। हाँ, धमकाता था क्योंकि एक वीडियोस और ऑडियोस की वायरल हुई, इसमें किसी मंत्री को कहता है कि देखिए गोरखपुर से लखनऊ की दूरी सिर्फ 4 घंटे की है, आएंगे और इतनी गोली चलाएंगे कि वो सबको धमकाया उसने। उसकी जैसे वो कहते हैं ना कि वो डर भय, अब चूँकि सक्सेसफुल होता चला गया, पुलिस वहाँ तक पहुँची नहीं, तो उसको लगता था कि हम विश्व विजेता हैं, हम जो चाहें वो करेंगे। उसके परिवार में भी खतरा था, क्योंकि उस ऑडियो में यही कह रहा है कि अगर हमारे परिवार को कोई परिवार में क्या, जब भी कोई जानकारी होती थी तो इनके परिवार को कैंट थाने की पुलिस उठा लाती थी। जब भी दबाव हुआ कि भाई अभी तक नहीं पता कर पाए, तो इनके भाई ओम प्रकाश थे, उनको एक और भाई था उनको, और भी जो अतीजे भतीजे सब थाने पे आते थे। और वो मंत्री जी की आवाज़ कांप रही थी, नहीं हम देखते हैं, हम ये, तो इतना डर इसका। वो अमरमणि को फ़ोन किया था उस समय, जब ये मूल कैसेट था इसके पास, जब ये प्रोग्राम चलता तो वो अमरमणि का था। लेकिन इतने दिन कैसेट पड़ा रहा, सील बंद रहा, जब खुला तो वो फिर उसको डब कराया उसने। सर श्री प्रकाश शुक्ला को आप और आपकी टीम के कुछ मेंबर्स, चुनिंदा मेंबर्स ने लाइव देखा था। वो दिखता कैसा था कैसा? देखिए, स्मार्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं। गठीला बदन था उसका, छोटे छोटे बाल रखता था, हमेशा टी शर्ट पहनता था, वो भी ब्रांडेड टी शर्ट, और जीन्स पहनता था, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड चश्मा। तो वो जिसको वो कहते हैं ना कि इसको हीरो लाइफ, हाँ, लार्जर देन लाइफ उसने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रखा था, ये था। सर अतीक, मुख्तार, ब्रजेश सिंह, इनमें और श्री प्रकाश में क्या अंतर था? वो क्यों नेता बन गए और ये क्यों? देखिए, ऐसा ना कि ये तो जल्दबाजी में था कि हम जल्दी नेता बन जाएं। इसकी मैंने आपको बताई, क्राइम की कुल उम्र 5 साल थी, 1993 से 1998 तक। और अगर ये कुछ दिन और ये लड़कियों वाला चक्कर न होता तो शायद ये, तो इसने प्रोग्राम पूरा इलेक्शन का बना लिया था। मैंने उसी किताब में लास्ट में लिखा है कि कितनी विधानसभा सीटों पर इसने अपने आदमी तय कर दिए थे, और उधर सूरजभान ने तय कर दिए थे, और गठबंधन की सरकारों का मामला था। तो उसने कहा कि अगर ये 15-17 हमको मिल जाएंगे तो हमारे आदमी सरकार में बैठेंगे, हम खुद ही सरकार में बैठेंगे, और हम मंत्री बन जाएंगे।
और अभी ये इसका दिमाग चल रहा था। अभी हुआ कारण नहीं था अभी चुनाव नहीं लड़ने का, क्योंकि वो 25 का हुआ नहीं था। हाँ। वो जैसे 1998 में 25 का हुआ, 1998 में ही उसकी एनकाउंटर भी हो चुकी थी। हाँ, तो वो जल्दी में था बहुत, और लड़कियों का शौक था उसको। आप पूर्वांचल का या पूरे उत्तर प्रदेश बिहार का सबसे बड़ा माफिया किसको कहेंगे? क्या श्री नहीं, प्रकाश देखिए, शुक्ला? शिव प्रकाश शुक्ला से बड़ा तो न पहले था कोई, न हुआ। डकैती की हिस्ट्री में तो बहुत से डकैत हुए, लेकिन जो इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम में सुन मुझे तो हाँ, वो नहीं हुआ कोई, और अब होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स इतने आ गए हैं कि आप एक करेंगे बहुत करेंगे, दो करेंगे तब कहीं न कहीं आप घेरे जाएंगे। क्योंकि सर श्री प्रकाश शुक्ला जहां ऑपरेट किया करता था पूरा पूर्वांचल का इलाका, ये वही इलाका है। मऊ में आप मुख्तार हो गए, और प्रयागराज के आसपास अति हो गए। तो इन दोनों की उस वक्त क्या हालत थी? ये दोनों नहीं, देखिए, दोनों अलग अलग हैं। ये सब तो उसको तो उसका अल्टीमेट गोल एकदम क्लियर था। मुख्तार है वो अपने विरोधियों पर हावी रहता था, विरोधियों को मारता था। अतीक है वो संपत्ति को कब्जा करना, जो मिल जाएगा मरवा देगा वो, ठीक है, ये है। और ये इसका कोई फिक्स टारगेट नहीं था, ये सबको, हाँ, सबको संभाव से ये पैसा मांगना और फिर न देने पे मारना, और फिर जो रास्ते में पड़ गया उसको मारना कि हमें तो ये करना ही करना है, तुम ये सनकी था थोड़ा, सनकी था, थोड़ा सा सनकी, ये क्रिमिनल ही रह गया, हाँ, ये नेता हाँ, नहीं बन हाँ, पाया। नेता नहीं बन पाया। अब सर आप थोड़ी सी बात आपके बारे में करेंगे। एक युवा जिसने बॉटनी में मास्टर्स करा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आप IRI में रिसर्च एसोसिएट भी रहे। हाँ, हाँ। ये तमाम चीजें छोड़ के कहाँ आप वर्दी के पीछे सर? देखिए, ऐसा है ना कि कंपटीशन ऐसा क्षेत्र है कि इट्स नॉट ए मैटर ऑफ चॉइस, समटाइम्स ठीक, इट्स कंपल्सन। अब हमने एग्ज़ाम दिया, कुछ नंबर ज़्यादा होते तो हम SDM होते, कुछ कम होते तो हमें RTO होते। हमने सिविल सर्विसेज का भी इंटरव्यू दिया, IFS का भी इंटरव्यू दिया, नहीं है तो भाग्य तो आपके पीछे पीछे रहता है। और ऐसा नहीं कि मैं चाह के पुलिस में गया था, कि पुलिस के सिवा मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया था, ऐसा नहीं है। अब हम मेरिट में जहाँ फंसे वहीं जाके मैंने ज्वाइन कर लिया, और जब एक बार ज्वाइन कर लिया मुझे लगा कि मुझे इसी में रहना है, तो फिर मैंने उसको अच्छी तरह से जिया, समझा, उसकी जो कमी और अच्छाई है उसको समझा, उस तरह से एक्ट किया। तो सर बॉटनी लेने के पहले भी आप अपने दिमाग में क्लियर थे कि नहीं हम मुझे इसी लाइन में जाना है, कंपटीशन सिविल सर्विसेज की लाइन में नहीं, जाना कभी है? नहीं, कभी नहीं ना। तो कभी ये नहीं। मैं रिसर्च स्टूडेंट था, रिसर्च स्कॉलर था, मेरे पेपर्स छप चुके थे। IRI में जब मैं गया था अपने SRF के लिए, वहाँ से भी पेपर्स छपे हमारे। ये बस ऐसे ही हम और हमारे मित्र हैं रमेश श्रीवास्तव, ये दोनों लोग ही वहाँ गए थे। बस एक दिन यूं ही मन उबा और हम लोगों ने रिज़ाइन किया SRF से। वहाँ IRI में एक सेंटर है NFBGA, नेशनल फैसिलिटी फॉर ब्लू ग्रीन एल्गा। तो पहले वो डॉक्टर सुब्रमण्यम थे, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, साउथ इंडियन साइंटिस्ट थे, वो हेड थे। तो उन्होंने पहले वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने 1 महीने का समय दे रहे हैं, या कोई बात हो तो बताओ। बात कोई नहीं थी, बस हम लोगों को पसंद नहीं आई दिल्ली, या नहीं मन लगा, बस इसके सिवा और कोई बात नहीं थी। फिर ये हुआ कि फिर क्या किया जाएगा, तो बोले चलेंगे वहाँ इलाहाबाद, फिर चलते हैं, देखा जाएगा वहाँ कंपटीशन वम्पटीशन देखा जाएगा। तो इस भाव से हम लोगों ने छोड़ दिया। 1 महीने बाद फिर हम लोगों ने घेरा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सर कभी पूरे अपने करियर में कभी भी डर लगा? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है ना, डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। आपके पास वर्दी है, आपके पास वैधानिक ताकतें हैं, और डरने की क्या बात है। जो सुरक्षा के लिए तमाम उपाय लोग करते हैं, वो सब करके हम लोग किसी एनकाउंटर में कभी डर लगा हो कि शायद आज नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं। देखिए, होने को तो कलकत्ता का जो एनकाउंटर हुआ था, आमने सामने गोली चली थी, सड़क पे गोली चली थी, दिन की बात थी, लेकिन फिर भी एनकाउंटर हुआ, 4 लोग मारे गए, डरने की कोई बात नहीं थी इसमें। अच्छा सर, आप भी पूर्वांचल से आते हैं, जाति से आप ब्राह्मण हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, जाति एक बड़ा फैक्टर है, जाति और धर्म पूरे यूपी और बिहार में। जाति का अगर कोई गुंडा अपनी जाति का भी हो तो लोग उसे बड़ा बना देते हैं। देखिए, और श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर एक बड़ा चार्म है कुछ युवाओं के अंदर, अरे भाई क्या रंगदार आदमी था, मतलब क्या बढ़िया फिगर था, कल्ट फिगर था। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन जाति और जाति से संबंधित फैक्टर ये राजनीति का विषय है। हमारे लिए या किसी पुलिस फोर्स के लिए अपराधी अपराधी होता है, और उसकी कोई जाति नहीं होती।
और कभी नहीं हुई है, ना कभी होगी। अपराधी हमेशा अपराधी है और अपराधी बिल्कुल ही रहेगा, उसकी कोई जात नहीं होती। हाँ, अब जिस तरह की बात आप किसी ने कल्ट मान लिया, तो ये सब राजनीतिक विषय है। राजनीति के लोग जो हैं वो इसको अपना दूसरे चश्मे से देखते हैं, लेकिन हमारे लिए या किसी पुलिस वाले के लिए अपराधी हमेशा अपराधी होगा। सर बस आखिरी सवाल जाते जाते, अगर कोई यंग, क्योंकि हम एक शो भी करते हैं सर, एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी या फिर जो सिविल सर्विस के जो छात्र होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए होता है, तो अगर उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहें तो क्या होगा सर? देखिए, बच्चों के लिए तो मैं यही कहूँगा, मेरे भी बच्चे हैं, वो भी कंपटीशन दे के आगे बढ़े हैं, कि एक तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इधर उधर आपका दिमाग नहीं। आप अगर कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे, उसका प्लान करके मेहनत करेंगे, खुद से मेहनत करेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। समय भले किसी को 3 लगता है, 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, टाइम लग सकता है, लेकिन आपको अपनी 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 जगह जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, हमें बहुत-बहुत समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये सुना आपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजेश कुमार पांडे जी को। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो, आपको कुछ नई जानकारियां मिली हों और आपको इंस्पिरेशन भी मिला हो सर से। ऐसी ही तमाम कहानियों और इंटरव्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एज न्यूज़। फिलहाल इस इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।